Sir, good evening. Good evening, Bhavesh. Good evening, son. So let's start. So basically, I'm planning for these two lessons. For today, what we are going to do, we are going to integrate different filters inside the dashboard. And apart from that, we are going to handle orders, user orders in the admin panel as well. सो कुछ हमारे रिमेनिंग टास्क थे लाइक हमारे फिल्टर्स वर्किंग नहीं थे तो वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दी सेम फिल्टर्स कैसे वर्किंग होंगे और एक दो में मैं फिल्टर्स लगाऊंगा एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि कैसे उनकी प्रिंसिपल है आप रिमेनिंग जो भी फिल्टर्स है वो आप इम्प्लीमेंट करना ट्राई करना so these are something which we are going to just complete it so you are also good to go in that part then after we are going to deploy this project and different things so uh, okay so what okay there is something which we have to discuss about which we are going to cover after the deployment. So data structure and algorithm. So I'm going to give little bit explanation of data structure and algorithm. What is the importance of this? Because
as a from the beginning we just started the development things. So data structure and algorithm, आप में से किसी को पता है कि what is DS and algo? Yeah, anything? What is data structure or what is algorithms? जो भी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है. आई डोंट वांट डेफिनेशन, बट अगर किसी को पता हो तो. आई थिंक ओके. सो अभी हम बहुत कम लोग हैं ना, सो वी हैव टू वेट. यस प्रतीक. सर डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली ये होता है कि डेटा को प्रोसेस और रिट्रीव स्टोर करने के लिए होता है डेटा स्ट्रक्चर. ओके. अब फिर से एक बार बताना. व्हाट यू सेड सर डेटा को ऑर्गेनाइज प्रोसेस और स्टोर करने के लिए होता है. ओके. सो तुम्हें अपने प्रोडक्ट में या मतलब आप में से किसी को ये समझ में आ रहा है कि फिर डेट मतलब ओवरऑल तो तुम लोग जब फंक्शनैलिटीज इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करा, when we just completed designing part and then we will move on the functionality part, तो तुम्हें एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि ये जितना भी गेम है ये सब डेटा का गेम है. हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज दिस डेटा, और डेटा के फ्लो को ही तुम मैनेज कर रहे होते हो. यही कर रहे होते हो ना पूरी फंक्शनैलिटी के अंदर, कि Yes, sir. अगर एक डेटा है वो एक डेटा कहाँ से कैसे पहुंच रहा है. सो ओके. सब पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर ऑर्गेनाइज जो है रहता है और उस इजीली अपन को रिट्रीव हो जाता है जब भी अपन को रिक्वायरमेंट होती है तो. Exactly. So we also cover the data structure things in this in this session. So point is that कि अभी डेटा स्ट्रक्चर अपनी तुम्हें थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि इट मीन्स कि अगर हम स्ट्रक्चर्ड वे में अपने डेटा को स्टोर करें तो इससे एक बेनिफिट होगा कि तुम्हारी जो एप्लीकेशन है या तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर है वो क्या होगा, फास्ट होगा, ऑप्टिमाइज्ड होगा. इज इट मेक सेंस? यस सर. तो हमें अपने डेटा को इस वे में स्टोर करना होता है एंड वी हैव. अब देखो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स. सो डीएस इज समथिंग जो तुम अपने डेटा को किस तरीके से स्टोर करते हो, क्या यूज कर रहे हो, और algorithms are something which is meant to just access this data from this data structure in best and optimal way. तो algorithms कोई भी लिखा जाता है तो algorithms का मतलब ही यही होता है कि आप उस डेटा को how you are going to retrieve this data from that particular data structure. So DS and algo is something जो मैं तुम लोगों को एज अ प्रोग्रामर अब एक सजेशन दूंगा, क्योंकि अब तुम उस स्टेज पे आ चुके हो. एक हैबिट बनानी होती है. डीएस एंड एल्गो इज समथिंग कि जहां पे तुम जितनी भी डेटा स्ट्रक्चर के साथ खेलना स्टार्ट करोगे तो उतनी ही तुम्हारी लॉजिकल बिल्डिंग स्ट्रांग होगी. तो दैट्स व्हाई वी आर प्लानिंग, आई एम प्लानिंग कि डेटा स्ट्रक्चर का हमारा कुछ लेसन्स होगा जिसमें हम सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हमारे काम के हैं भी नहीं. एज अ डेवलपर आपको सारे डेटा स्ट्रक्चर पे कमांड करने की जरूरत नहीं है, बट देयर इज समथिंग एरे, ऑब्जेक्ट्स, स्ट्रिंग्स, इनकी मैनिपुलेशन, इनके साथ खेलना आना चाहिए. तो हम ऐसे डेटा स्ट्रक्चर को कवर करेंगे जो हमारे डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. और भी चीजें हैं, समथिंग लाइक ट्रीज है. आपने सुना होगा बाइनरी ट्री. तो डिफरेंट ट्रीज होते हैं, ग्राफ्स होते हैं. तो उस लेवल पे हमें डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है. उस लेवल की डेटा स्ट्रक्चर तुम्हें तब पढ़ना होगा जब तुम डेटा साइंस के अंदर तुम बहुत ही मैनिपुलेशंस कर रहे हो बिग डेटा के साथ. तो वहां पे जाके तुम्हें ट्रीज और ग्राफ्स की रिक्वायरमेंट होती है. हमें एरेज, ऑब्जेक्ट्स और स्ट्रिंग्स को स्ट्रॉन्ग करना है, जिससे क्या ये कर सकते हो तुम लोग डेली बेसिस पे जब डेटा स्ट्रक्चर एक बार हमारा कंप्लीट हो, हम कुछ चैलेंजेस क्लास में सॉल्व करेंगे
then after you can just start from Geek for Geeks or something like this. There are a lot of websites where you can just start your data structure, और तुम्हारा जो पेरेंट लैंग्वेज होगा वो जावास्क्रिप्ट होगा. तो डीएस तुम बहुत सारे इंटरव्यूज में जाओगे तो वो एक राउंड डेटा स्ट्रक्चर का रख देते हैं. उसमें क्या होता है कि एरेज ऑब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आते हैं और आपको सॉल्व करना होता है, और इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि तुम कौन से लैंग्वेज में उसको प्रेफर कर रहे हो बनाने का. वहां पे कभी भी लैंग्वेज ओरिएंटेड नहीं हुआ है कि ये जावा वाला बंदा है तो जावा में तुम्हें जावा स्क्रिप्ट में करना है तुम जावा स्क्रिप्ट में करो, जिसको जावा में करना है वो जावा में करेगा, जिसको पाइथन में करना है वो पाइथन में करेगा. सर बेसिकली फिर वैसे लैंग्वेज इजी कौन पड़ती है डीएसए में? सॉरी, बेसिकली सर बेसिकली कौन सी लैंग्वेज इजी पड़ जाती है? जो भी तुम्हारा पेरेंट लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज से तुमने अपनी करियर तुमने स्टार्ट करा है, जैसे जावास्क्रिप्ट तुमने स्टार्ट किया, तुम्हें उसके वेरिएबल समझ में आते हैं, तुम्हें उसके फंक्शन समझ में आते हैं, मेथड्स लिखने आते हैं, तो ऑब्वियसली तुम जावास्क्रिप्ट प्रेफर करोगे. बट सामने वाला जो पाइथन पढ़ रहा होगा तो वो तो बोलेगा कि यस आई एम कंफर्टेबल इन पाइथन. तो ये कभी भी कोई लैंग्वेज ओरिएंटेड है ही नहीं कि तुम्हें किस लैंग्वेज में अच्छा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है. C++ और जावा वाले वो कोड लिखते हैं 30 लाइन में, जावास्क्रिप्ट वाले 15 लाइन में, पाइथन वाले 5-7 लाइन में. बट पॉइंट इज दैट कि वो टोटली डिपेंड्स ऑन यू. तो मतलब डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए उसमें कोई भी लैंग्वेज ओरिएंटेशन नहीं होता है. यू कैन चूज C++, यू कैन चूज जावास्क्रिप्ट, एनी लैंग्वेज, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो तो डीएस एल्गो के अंदर वी हैव टू कवर लाइक सम what we have to cover, some important array operations, or have to manipulate the array object and string. तो इससे क्या होगा कि तुम्हें array manipulation समझ में आएंगे कि तो सर आपका स्क्रीन विजिबल नहीं है. अरे यार बताना चाहिए यार, ऐसे मैं बता ही रहा था. सर हमें लगा आप कुछ बोल ही रहे हो इस वजह से. नहीं यार अभी, हाँ चलो ठीक है, यही था हमारा सम इम्पोर्टेंट एरे ऑपरेशंस और हैव टू मैनिपुलेट द एरे ऑब्जेक्ट एंड स्ट्रिंग्स. सो ये कुछ हम डेटा स्ट्रक्चर्स कवर करेंगे. तो अभी के लिए जो आप में से जो लेट ज्वाइन किए हैं, मैं ये बता रहा था कि व्हाट वी आर गोइंग टू कवर. हमारी कुछ रिमेनिंग टास्क हमारे प्रोजेक्ट में था. फर्स्ट इज कि हमारी फिल्टर्स वर्क नहीं कर रहे थे, तो फिल्टर्स वर्किंग, हम फिल्टर्स की वर्किंग पे काम करेंगे, और एक दो में मैं फिल्टर्स लगाऊंगा, बाकी फिल्टर्स यू कैन मतलब दूसरे पेजेस के फिल्टर्स तुम सेम कोड के साथ खुद से ट्राई कर सकते हो. सेकंड है कि ऑर्डर्स एडमिन पे शो कराना है, तो ये हमारा 2 काम है, ये बचा हुआ है, और उसके बाद हम डिप्लॉयमेंट पे जाएंगे. ओके, माय स्क्रीन इज विजिबल. यस सर. Okay, so I hope my npm run server है ना. So let me check. User dashboard.
Let me check the different. ठीक है, role admin, okay. User, it is working fine. Test. यूजर सर्च की क्वेरी चल रही है ना. रिव्यू. ठीक है, मैं कैटेगरी में एक बार प्रोडक्ट्स में देख लेता हूँ. ये वर्किंग नहीं है क्या हमारा? ओके, तो लेट मी चेक व्हाई इट इज नॉट वर्किंग. तो आज थोड़े फिक्सेस हैं और एक चीज और है कि तुम में से कोई भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो यू कैन क्लियरली आस्क. मेरे से डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो अभी. जब तक ये फिक्सेस जो रिमेनिंग फिक्सेस हैं उस पर हम काम करेंगे, तब तक अगर तुम्हें कोई भी इशू है प्रोजेक्ट से रिलेटेड या कोई नए फंक्शनैलिटी में कोई हेल्प चाहिए हो तो यू कैन आस्क. ठीक है, चलेगा. चलो, तो व्हाट वी कैन डू, फेस माय नैप. सो अब देखो बग फिक्सेस करने का भी देखो कैसे करते हैं बग फिक्सेस, ये भी वे होता है. अब ये तुम्हारे पास बग आता है इन केस की भैया ये कैटेगरी नहीं चल रहा है, तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि दिस इज द यूजर इंटरफेस. ठीक है, अच्छा ये कोई कंपोनेंट होगा जो किसी पेज के अंदर रेंडर हो रहा होगा. पहला दिमाग में ये होना चाहिए कैसे बग को फाइंड किया जाता है वो मैं बता रहा हूँ कि दिस इज अ URL. ओके, तो तुम्हें पता है कि ये फ्रंट एंड का URL है. तो ठीक है, इस URL के कोरस्पॉन्डिंग तुम्हें पता है कि पेज है. तो यस, वी हैव सम पेज रिलेट फॉर फ्रॉम दिस व्हाट URL. तो ये तुम्हें कैसे कोड में चेक करना होगा, कहाँ मिल जाएगा तुम्हें? तो तुम्हें पता है कि अच्छा ये URL हम जो डिफाइन करते हैं भैया ये app.js में करते हैं राउटर वाली फाइल में, और वहां पे हम पेज का पेज रेंडर करने के लिए वो दिए होते हैं, तो हम उस पेज पे पहुंच जाएंगे. जस्ट फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे हमारे पास ये बैकएंड है तो फ्रंट एंड का कोड है सोर्स के अंदर. ये सब कुछ बंद कर लो, ये बंद कर लो. तो अब तुम यहाँ देख पाओगे कि यू हैव समथिंग कॉल्ड app.js एंड app.js के अंदर राउट है सारी. तो ये कौन सा है? एडमिन डैशबोर्ड. तुम यहाँ ढूंढ सकते हो. अच्छा एडमिन डैशबोर्ड है, उसके करस्पॉन्डिंग ये एडमिन डैशबोर्ड पेज है. तो तुम इसको कंट्रोल F करोगे तो यू आर हियर पेजेस एडमिन राउट्स. अच्छा इसका ये राउट है, इस पर क्लिक किए तुम यहाँ पहुंच गए. अब तुम्हें समझ में आ गया कि तुम इस पेज के अंदर हो और इसी पेज के अंदर ये वाला कंपोनेंट कॉल हुआ है. इस पेज के अंदर ये पूरा कंपोनेंट है. अब यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है तो इसके आसपास का कोई कंपोनेंट होगा. तो अच्छा ये कौन सा कंपोनेंट है? तो ये साइड बार है. तो मुझे पता है कि इसके एडमिन का लेआउट मैं लाया हुआ हूँ. एडमिन एडमिन लेआउट जो लाया हुआ हूँ इसी राउट के अंदर लेआउट डिफाइन होती है. लेआउट में साइड बार आता है, हेडर आता है. तो मुझे पता है ये एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट है. मैं इसमें जाऊंगा, कंट्रोल F किया तो मुझे समझ में आ गया अच्छा ये एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट था जो कि हम जिसको हायर. और ये इंटरव्यू के बहुत फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, व्हाट इज हायर ऑर्डर कंपोनेंट, हैव यू यूज्ड. मैं बहुत लोगों से पूछता भी हूँ और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं हायर ऑर्डर कंपोनेंट की एग्जांपल में. और अच्छे अच्छे डेवलपर्स इवन कंफ्यूज हो जाते हैं कि हैव यू एनी प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ हायर ऑर्डर कंपोनेंट. तो तुम्हारे पास हायर ऑर्डर कंपोनेंट तुमसे डेफिनेशन पूछा जाता है तो रिएक्ट में लोग बोल देते हैं यस हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स आर समथिंग व्हिच रिटर्न्स अ कंपोनेंट. तो एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को रिटर्न कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स. बट पॉइंट इज दैट कि हैव यू यूज्ड हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स इन योर प्रोजेक्ट? तो यस. तो आप बता सकते हो कि मैंने लेआउट बनाया है, मैंने प्राइवेट राउट की फाइल बनाई है, ये सारे हायर ऑर्डर कंपोनेंट है. तो अब मैंने क्या किया हुआ था, यहाँ पे रैप किया हुआ था, तभी मुझे समझ में आया अच्छा मैंने रैप किया हुआ है इस पूरे
JSX को मैंने इस एडमिन लेआउट से रैप किया हुआ है। तो हायर ऑर्डर कंपोनेंट में क्या होता है कि ये जो एडमिन लेआउट है, ये इसके अंदर एज अ चिल्ड्रन ये रेंडर करेगा। तो जो भी आप पास करोगे इसके अंदर, एडमिन लेआउट के अंदर या ऐसे हायर ऑर्डर कंपोनेंट के अंदर, तो वो एज अ चिल्ड्रन ट्रीट होगा। तो जब तुम एडमिन लेआउट के अंदर जाओगे तो देखो ये क्या है, एज अ प्रॉप चिल्ड्रन गेट कर रहा है। तो जो मैंने तुम्हें दिखाया वो चिल्ड्रन है, तो वो यहाँ पे साइड बार के साथ साथ चिल्ड्रन रेंडर कर देगा। समझ पा रहे हो ना? तो दैट इज समथिंग कि ये होता है एक कोड को समझ के कोड के अंदर जाने का तरीका। और अगर तुम बग को फाइंड कर लिए तो बग फिक्स इज नॉट अ बिग डील। समझ रहे हो? तो एज अ इनिशियल लेवल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बग को फाइंड कैसे करते हैं, हाउ टू डिबग एनी बग। कोई बग रेज होता है तो उसको पहुंचना क्या है, उस कोड के उस पर्टिकुलर जगह पे कैसे पहुंचना है। तो उसके लिए तुम्हें कोड की अंडरस्टैंडिंग है तो यू कैन इजिली गो ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेस। तो अब मैं पहुंच गया यहाँ पे एडमिन लेआउट, तो मुझे समझ में अच्छा ये कंपोनेंट तो साइड बार के अंदर है, तो ये यहाँ से रेंडर हो रहा है। फिर मैं इसके अंदर जाऊंगा, साइड बार के अंदर अंदर गया तो मुझे समझ में आया यहीं से कहीं पे ये रेंडर हो रहा है यूजर्स कैटेगरी। तो मुझे दिख रहा है ये यूजर्स कैटेगरी प्रोडक्ट्स, आई थिंक प्रोडक्ट्स नहीं दिख रहे हैं क्या मुझे, हाँ प्रोडक्ट्स एंड ऑर्डर्स। अब मुझे देखना है कि यहाँ पे कोई क्लिक क्लिक लगा हुआ है, तो बिल्कुल नहीं लगा हुआ है। वन क्लिक इवेंट हैंडलर इस पे लगा ही नहीं हुआ है, जो इसको क्या करे उस पेज पे पुश कराए। ओके, इसमें कुछ प्रॉब्लम आया था, हमने स्टार्टिंग में भी देखा था आई थिंक, है ना? कुछ याद आ रहा है तुम्हें? प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम आया हुआ था इसमें। तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ व्हाट नेविगेट या यूज नेविगेट फ्रॉम विच पैकेज। बताओ कौन से पैकेज लाना है, बता दो, कोई तो बताओ यार। कोई नहीं है, नॉट अ सिंगल वन। भाई साहब क्या खिलाने गए हैं? अगर अच्छे से खाए कैसे रिएक्ट राउटर डॉम, रिएक्ट राउटर डॉम। रिएक्ट राउटर डॉम से, नाइस। तो आपने अब इसको क्या करना है, इसको इनिशियलाइज करना है और कॉल करना है। तो एक बार हमने पहले इनिशियलाइज कर दिया नेविगेट कीवर्ड के साथ, इसमें कॉल किसको कर देंगे हमें, यूज नेविगेट को। मैंने इसको कॉल कर दिया। अब मैं एक बार देखता हूँ कि यूजर्स है, तो ये टाइपोग्राफी है। अगर मैं यहाँ पे ऑन क्लिक लगाता हूँ, ऑन क्लिक, और यहाँ पे मैं हैंडल नेविगेट, ओके 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 ओके। तो मैं क्या करता हूँ कि ऑन क्लिक पे यहाँ से सीधा नेविगेट करा देता हूँ। नेविगेट कहाँ कराना है, और एडमिन डैशबोर्ड से अगर तुम app.js में देखोगे, app.js में एडमिन डैशबोर्ड है, ये एडमिन डैशबोर्ड है यूजर डैशबोर्ड पे। तो मैं इस पे नेविगेट करा देता हूँ यूजर्स वाले को। यूजर डैशबोर्ड रिफ्रेश करते हैं, प्लेस यूज नेविगेट टू दिस, मतलब ये कह रहा है एक एक स्पेस इसको दे दो। ठीक है, हाँ यही प्रॉब्लम आ रहा था ना कि मैं यूजर डैशबोर्ड एडमिन करता था, वो यूजर पे नेविगेट कर देता था, है ना? ओके, एडमिन डैशबोर्ड, ओके।
That's strange. थोड़ा strange behavior है. We have to figure it out. अगर मैं यूजर डैशबोर्ड पे यहाँ पे एडमिन डैशबोर्ड का राउट दे दूं, तो मैं क्या करता हूँ ना, ये जो एडमिन लेआउट है, साइड बार है, पेरेंट डीव है और उसके अंदर चिल्ड्रन है. तो जो चिल्ड्रन है वो चिल्ड्रन यहाँ से रेंडर हो रहा है. कहाँ से? तुम्हारे गेस्ट डैशबोर्ड से, आई थिंक. नहीं, एडमिन डैशबोर्ड से. ठीक है. और हमने कुछ चीजें और भेजा है यहाँ पे. ऐसा क्या है दिक्कत? एडमिन एडमिन डैशबोर्ड की फंक्शनैलिटी को चेक करने दो. ये है एडमिन डैशबोर्ड, ये हमारी एलिमेंट है. एडमिन डैशबोर्ड के अंदर एडमिन लेआउट है. और एक यूज इफेक्ट मैं लगाता हूँ यहाँ पे और इसमें चेक कर लेता हूँ एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे डाल के. console.log ये एक बार प्रिंट कराते हैं. different customer, this is it. अच्छा, you should correlate use effect. सर हमने किधर यूज इफेक्ट यूज किया रहेगा ना, वहाँ पे ऐसे नेविगेट करा रहेगा तो ये सारी कितने देख ऐसा लग रहा है ना कि यूजर डैशबोर्ड पे, जब एडमिन डैशबोर्ड पे कोई यूज इफेक्ट कॉल हो रहा है, जो फर्स्ट लोडिंग पे ना इसको भेज हाँ, दे जो रहा है. जैसे लोडिंग होता है सर वो यहाँ पे फेंक देता है उठा के. तो मुझे जाना पड़ेगा एडमिन डैशबोर्ड में ही चेक करना पड़ेगा इनके कोई यूज इफेक्ट को, जो नेविगेट करा रहा हो यूजर को. डिस्पैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. डेटा गेट करके ला रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. डिस्पैच कर रहा है ऑल यूजर्स और जा रहा है. कोई तो ऐसे डिपेंडेंसी एरे भी हमारी इसकी. ओके, तो मैं क्या करता हूँ, ऑल यूजर्स में देखता हूँ कहीं ऑल यूजर्स में कोई डिस्पैच तो नहीं हो रहा है. नेविगेट विगेट तो हम नहीं करा रहे यूजर को. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इधर से कहीं नेविगेट तो नहीं करा रहा हूँ यूजर को कि भैया चले जाओ. क्या इसके कोरिस्पॉन्डिंग रिड्यूसर में भी चेक कर लेते हैं कि रिड्यूसर में यूजर एक्शंस कौन सा है. ऑल यूजर डेटा सक्सेस, कहीं से नेविगेशन तो नहीं हो रहा है. We have to check it. वहाँ भी नहीं हो रहा है कुछ. User actions. Okay, let me check one thing. Navigate. ये navigate कहाँ कहाँ कॉल हुआ है. तो ये तो फ्रॉम लोकेशन. मैं अगर ये स्टेट हटा दूं
एडमिन डैशबोर्ड, ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हैंडल डॉट प्लस पे नेविगेट करा रहे हैं, ठीक है ठीक है। ये तो ऑन क्लिक पे है, हाँ ये ऑन क्लिक तो हो ही नहीं रहा है। नेविगेट, कंपोनेंट और ये लिमिट्स तो ये तो मैं समझ रहा हूँ, और ये चीज है। कोई नहीं, ये इशू अब हमें पहले से भी था, तो आई विल चेक एंड लेट यू नो कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। अभी मैं इसकी कैटेगरी वाले पे जो हमें वो लगाने थे, फिल्टर्स लगाने थे, वो काम करके खत्म करते हैं। तो वेयर इज माई app.js। अब इसके अंदर हमारे पास है एडमिन कैटेगरी, तो आई एम जस्ट गोइंग ऑन कैटेगरी पेज, और कैटेगरी के बाद हमारे पास था प्रोडक्ट डैशबोर्ड, प्रोडक्ट डैशबोर्ड, यस ओके। तो प्रोडक्ट डैशबोर्ड पे प्रॉब्लम है, कैन नॉट रीडिंग नेम, ओके। ये प्रोडक्ट टेबल डॉट जीएस में है, ठीक है। तो फाइल कौन सी है, प्रोडक्ट डैशबोर्ड में ये टेबल जो यहाँ से रेंडर हो रहा होगा, प्रोडक्ट टेबल, इसके अंदर ये यहाँ से प्रॉब्लम है, आइटम डॉट कैटेगरी डॉट नेम। तो इट मीन्स कि प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर हमें आइटम डॉट कैटेगरी में, अभी के लिए ये ऑप्शनल चेंजिंग कर देता हूँ जिससे ये फटेगा नहीं एटलीस्ट, ठीक है। हाँ अब प्रोडक्ट्स भी इसमें रेंडर कर गया है, तो मैं रोल देख लेता हूँ। ये रोल का काम नहीं कर रहा है और सर्च भी हमारा वो नहीं कर रहा है, तो वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस एंड एड अ प्रोडक्ट। ये हमने मॉडल बना के, ये हमारी फंक्शनैलिटी चली रही है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी हैव ऑलरेडी हैंडल्ड इन द प्रोजेक्ट। कैंसल पे हैंडल क्लोज नहीं हो रहा है, बाहर पे क्लोज हो रहा है, तो ये भी तुम ऑन क्लोज क्लिक कर देना वहां पे। तो मैं जाता हूँ प्रोडक्ट वाली एपीआई में, बैकएंड कंट्रोलर्स, प्रोडक्ट कंट्रोलर, ठीक है। अब मुझे वो गेट प्रोडक्ट फोटो भी नहीं है, मुझे ये चाहिए। अब कौन सा गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, नहीं गेट प्रोडक्ट्स। सो here what we can do, give me a second. Yeah, so uh, what we can do, we have, I'm just removing it out, and now so
whenever you have just find this product, so let me just give you an example. So we have the get products API. So inside the console, okay, so we have a bunch of product, but we have the image detail as well. So because we have to, I think हमें तो fetch करने की जरूरत भी नहीं थी, तो ठीक है, अभी के लिए आ गया। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि ये प्रोडक्ट्स के अंदर मैं एक फिल्टर लगा दूंगा। जो भी फिल्टर प्रोडक्ट्स आ रहा होगा उस फिल्टर पे क्वेरी, मतलब जो प्रोडक्ट्स के अंदर आ रहा होगा लाइन नंबर 54 में, वो प्रोडक्ट्स में हम फिल्टर कर लेंगे विच कि जब भी कोई सर्च है, अगर आप सर्च करते हो या पहले रोल वाला करते हैं, तो रोल में क्या है कि अगर हम एडमिन है तो अगर एडमिन सेलेक्टेड है तो एडमिन पेलोड जाएगा और वो पेलोड हम गेट करेंगे। तो एक मिनट उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सो व्हाट आई कैन डू वन थिंग कि सबसे पहले यहाँ पे हम एक वो ले लेते हैं, लेट एक वेरिएबल ले लेते हैं फिल्टर्ड आइटम्स करके। अब ये जो फिल्टर्ड आइटम्स होगा वो क्या होगा कि ये मैं यहाँ डिफाइन ना करके मैं कर देता हूँ यहाँ, और इसके अंदर मैं प्रोडक्ट्स डाल देता हूँ। अब इससे क्या होगा कि जो भी प्रोडक्ट्स में आ रहा होगा वो ये फिल्टर्ड आइटम्स नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब मैं इसमें दो चीजें लगा देता हूँ कि ये अगर तुम जब भी क्वेरी करके यहाँ से डेटा गेट करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी में तुम्हारे पेलोड मिल रहे होंगे, समथिंग लाइक जब भी ये वैल्यू तुम भेजोगे गेट की एपीआई में तो ये उसकी क्वेरी पैरामीटर में जाएगा। किसमें जाएगा? क्वेरी पैरामीटर में जाएगा। तो आई कैन गेट कॉस्ट, अगर मुझे ये रोल मिल रहा है पेलोड में, रोल फ्रॉम व्हाट रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, ठीक है, इतना कर लिया। तो अब अगर मैं यहाँ पे एक लगा दूंगा कंसोल फिल्टर्ड आइटम्स है, इफ रोल, अगर रोल है तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तो तुम्हारे पास ये जो फिल्टर्ड आइटम्स है, ये जो फिल्टर्ड आइटम्स है, इस फिल्टर्ड आइटम्स को तुम पे फिल्टर लगाओगे तो फिल्टर्ड आइटम्स डॉट फिल्टर आइटम, पहले तुमने आइटम निकाला, देखो जो भी डेटा होगा उसके अंदर अगर आइटम डॉट प्रोडक्ट के अंदर आइटम होगा और इसकी प्रोडक्ट्स की लिस्ट किसमें आती है दिख जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो आइटम निकला तो आइटम डॉट व्हाट, आई थिंक प्रोडक्ट डिटेल्स में रोल का तो कोई काम है नहीं, हमने ये क्यों लगाया था? हैव यू एनी आइडिया? तो हम इस फिल्टर का काम क्या करते हैं ना, इस फिल्टर को हम इम्प्लीमेंट करते हैं कि अगर कोई भी तुम्हें कैटेगरी के बिहाफ पे कोई भी डेटा है तो कैटेगरी से होगा और कैटेगरी की फिल्टर जाएगी वहां पे, ये चलेगा ना। तो इसके अंदर हमें कैटेगरी मिल रहा है तो हम कैटेगरी निकाल सकते हैं, तो ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि चलो ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं मैपिंग चेंज कर दूंगा, यूजर की जगह कैटेगरी मैप कर दूंगा और फिर वहां से कैटेगरी भेजेंगे, तो ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि जो हमारे पास आइटम है, आइटम की कैटेगरी है और कैटेगरी के अंदर आईडी है, तो आइटम डॉट कैटेगरी डॉट आईडी, ठीक है।
इज इक्वल्स टू व्हाट, तो अब ये किसके इक्वल हो जाएगा तुम्हारे पास, जो तुम्हारे पास रोल मिल रहा होगा, नॉट रोल, यहाँ मैं क्या भेजूंगा, कैटेगरी आईडी, या इसको कैपिटल कर दो, कैटेगरी आईडी, तो इज इक्वल्स टू कैटेगरी आईडी। अगर ऐसा होता है तो आपके पास क्या होगा, ये फिल्टर्ड आइटम्स रिटर्न हो रहा होगा। तो अब यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो रिटर्न कर रहे हो इसके अंदर ये प्रोडक्ट्स को ना देके तुम क्या भेजो, फिल्टर्ड आइटम्स भेजो, ठीक है। लेट मी चेक, अब ये हमने पे में चेंज करा है, और सेम चीज हमें क्या करना पड़ेगा इस डैशबोर्ड पे, इसकी पेलोड में भी चेंज करना पड़ेगा। तो जल्दी से आ जाते हैं फ्रंट एंड के अंदर। फ्रंट एंड में ये कौन सा है, प्रोडक्ट डैशबोर्ड है। जल्दी से पहले कंपोनेंट्स बंद कर दो, प्रोडक्ट डैशबोर्ड, गिव मी अ सेकंड, app.js। अब जो प्रोडक्ट डैशबोर्ड है इसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट डैशबोर्ड कंपोनेंट है, ठीक है, खोल लिया। अब मुझे क्या था कि ये फिल्टर देखना है, तो ये फिल्टर तो स्पेस पे ही लगा होगा कहीं ना कहीं, तो हाँ, तो देखो सेलेक्ट लगा हुआ है, ये सेलेक्ट लगा है ना, तो अब इस सेलेक्ट के अंदर एडमिन एंड यूजर, ओके। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट अगर रिएक्ट डेवलपर तुम्हें देखना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, और यही सारी चीजें जो तुम्हें रिएक्ट अगर तुम्हें आ गया तो ये चीजें तुम्हें पावर देती हैं। तो अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट क्या है कि सेलेक्ट जो है ना कंपोनेंट, हमने तो कॉमन कंपोनेंट बनाया हुआ है, बट क्या हमने इसको डायनामिकली हैंडल करा हुआ है, नहीं करा है ना। यस, सो हमने इसको डायनामिकली अभी तक हैंडल करा नहीं हुआ है, तो हमें इसको डायनामिकली हैंडल भी करना पड़ेगा। तो व्हाट वी वांट कि देखो डेटा समझ गया, डेटा कैसे फ्लो हो रहा है ये सब समझ गया, बट अब क्या है कि हमें एक बार रीयूजेबल कंपोनेंट पे फोकस करना है कि हाउ टू मेक अ रीयूजेबल कंपोनेंट। तुम बहुत जगह देखते होगे एज अ डेवलपर रीयूजेबल कंपोनेंट बनाने आना चाहिए, तो ये रीयूजेबल कंपोनेंट्स बन सकते हैं। तो सेलेक्ट इज अ कॉमन कंपोनेंट and and okay, we have this handle select change, okay, that's good practice। एक काम तो एक जगह से हमने तो इसको कॉमन तो बनाया हुआ है, अब तुम देखो अच्छे से समझना रीयूजेबल कंपोनेंट का पावर। ये जो कंपोनेंट है ना ये बहुत जगह यूज हुआ है, इट मींस ये यूजर डैशबोर्ड में भी यूज हुआ है, कैटेगरी में भी यूज हो रहा है, प्रोडक्ट्स में भी यूज हो रहा है। बट वी वांट, मैंने बताया था जब इसको इम्प्लीमेंट कर रहे थे कि वी वांट दिस डायनामिक। तो डायनामिक बनाने के लिए हमने उधर से एक प्रॉप्स भेजा था, सेलेक्टेड डेटा और हैंडल सेलेक्ट चेंज। ये दो प्रॉप्स हमने जहां पे भी यूज करा है वो भेजा होगा। तो अगर तुम देखोगे बेसिक सेलेक्ट को सर्च करोगे तो ये आई थिंक सेलेक्ट है, जहां भी यूज करे होंगे, छोड़ो। तो बस मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो सेलेक्ट है हमारे पास कंपोनेंट, ये जो हमारे पास कंपोनेंट है, दिस कंपोनेंट इज select, this component receives two what, two props. First is handle select change and you can search this handle select change, तो आपको दिख जाएगा, आपने यहाँ से इसको कॉल किया हुआ है। हैंडल सेलेक्ट चेंज की डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, और यहाँ आपने सेलेक्ट में दो चीजें पास कर रखी है, और यही सेलेक्ट हम यूज कर रहे हैं अपने दूसरे कंपोनेंट के लिए। तो यहाँ पे आ जाता है रीयूजेबल कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट।
सो रीयूजेबल कंपोनेंट में बनाने का जरिया के मतलब वे क्या होता है कि अब तुम देख लिए कि एडमिन डैशबोर्ड से जब ये कॉल हुआ है तो उसको 2 प्रॉप मिल रहा है। तो अब इस कंपोनेंट के डेटा का कंट्रोल कभी भी हम क्या बोलते हैं कि कभी भी किसी भी कंपोनेंट का स्टेट ना एक लेवल ऊपर डिफाइन करो, ना ही कि ये बहुत लोग मतलब गलती करते हैं और बाद में इतना गंदा फंसते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता है कि अब डेटा पास कैसे किया जाए। तो कंपोनेंट की स्टेट की जो उसकी डेटा का वैल्यू है ना वो एक लेवल ऊपर किया करो कंट्रोल, कोई भी कंपोनेंट का। पेजेस का पेजेस में करो डेफिनेटली, बट पेजेस के अंदर बने हुए जितने कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं ना वो कंट्रोल डेटा का पेज से होना चाहिए, ना ही कि उस कंपोनेंट लेवल पे होगा। अगर उस कंपोनेंट लेवल पे होता, अगर ये सेलेक्ट डेटा और ये फंक्शन मैं यहाँ ना बनाया होता, अगर यहाँ बनाया हो तो क्या क्यों बनाया हो, क्योंकि इसके अंदर एक सेट सेलेक्ट डेटा है, एक स्टेट कैरी कर रहा है। तो अब ये जो डेटा है सेलेक्ट के पास, उसका कंट्रोल कहाँ है, इस पेज के पास है। तो इससे क्या हुआ कि उसको उसके डेटा पे तुम कंट्रोल कर पाते हो। अब यही 2 सेम प्रॉप अगर मैं उस सेलेक्ट को जिस पेज में मतलब मैं प्रोडक्ट वाले डैशबोर्ड से भी भेजूंगा तो वो वहां से भी सेलेक्ट कंट्रोल हो जाएगा। तो जिस पेज पे रहेंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग प्रॉप्स की बिहाफ पे सेलेक्ट अपनी बिहेवियर चेंज करेगा। अभी अगर हम प्रोडक्ट डैशबोर्ड पे हैं तो प्रोडक्ट डैशबोर्ड में अगर हम ये 2 फंक्शंस डिफाइन करेंगे और उसकी स्टेट को हैंडल करेंगे, तो अगर ये इस पेज पे होगा प्रोडक्ट डैशबोर्ड में सेलेक्ट यूज हुआ होगा तो वहां उसका डेटा कंट्रोल हो रहा होगा। जब तुम इस पेज पे आओगे तो इसका डेटा सेलेक्ट इस पेज के अकॉर्डिंग चेंज कर लेगा। बट यही अगर डेटा तुम सेलेक्ट के अंदर डिफाइन किए होते ये स्टेट, तो सेलेक्ट अपने आप में एक डेटा कैरी करके बैठा हुआ होता, कहता भैया मेरे पास तो पहले से ये डेटा है। तो दैट्स वाई हम उसको कॉल करते हैं, उसकी डेटा को यूज करते हैं उस कंपोनेंट पे, बट उस कंपोनेंट की स्टेट को अपडेट नहीं करते हैं उस लेवल के कंपोनेंट पे, हम एक लेवल ऊपर करते हैं। समझ पा रहे हो सब? ये रिएक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कॉन्सेप्ट है। इस चीज को समझ गए स्टेट कब डिफाइन करना है कैसे करना है, तो ये बहुत ही तगड़ा चीज समझ गया तुम लोग। ठीक है, तो अब मुझे ये बेसिक सेलेक्ट यूज करना है वहां से फॉर हैंडलिंग द डेटा। हमने तो वहां पे काम कर चुके हैं हम एपीआई के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, अब 2 चीज और है। अब ये सेलेक्ट की जो वैल्यूज है और ये चीजें हैं इस चीज को हमें डायनामिक करना है। ये वैल्यूज भी डायनामिकली आएंगे, समझ पा रहे हो ना? तो क्योंकि अच्छा, अब देखो यहाँ एक प्रॉब्लम भी है। यहाँ वैल्यू हमने स्टैटिकली 1 और 0 पास कर रखा है, बट जब तुम इस सेलेक्ट को रीयूजेबल बनाओगे तो इस वैल्यू को भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डायनामिकली हैंडल करना पड़ेगा। क्या तुम उस टाइम 1 और 0 थोड़ी पास कर रहे होगे कैटेगरीज के लिए? मान लो कि ये रोल का टेबल है, ये टेबल बोल रहा हूँ, ये एक सेलेक्ट कंपोनेंट है, और इफ तुम्हें बोला गया कि इसी सेलेक्ट कंपोनेंट में सबका डेटा हैंडल करो, तुम्हें अलग से सेलेक्ट कंपोनेंट बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें नहीं बनाना है, तो तुम्हें तो हैंडल करना पड़ेगा इसकी वैल्यू को भी डायनामिकली। ये जो JSX मैप होके एडमिन और यूजर स्टैटिकली यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, एडमिन और यूजर, ये भी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, ये भी डायनामिकली हैंडल करनी पड़ेगी। ये वैल्यू जो सेलेक्ट के पास लास्ट में, तो ये चलो सेलेक्ट डेटा है तो ये तो पेज पे कंट्रोल है, ये पेज से डेटा आ रहा होगा तो ये तो डायनामिकली हैंडल है, बट ये चीजें हमें हैंडल करनी पड़ेगी कि अगर इस पेज पे सेलेक्ट का कंपोनेंट रेंडर हो रहा है प्रोडक्ट पे तो यहाँ कैटेगरी का डेटा दिखे, अगर ये यूजर्स वाली पेज पे दिख रहा है तो ये क्या दिखे, रोल वाइज फिल्टर दिखे जहां पे एडमिन और यूजर्स रहे। सो हाउ कैन वी डू दैट? So for making the reusable component, first thing we are going to pass one more prop which handles this select menu item data. And how can we do that? So what we can do here in this page admin dashboard,
No, not the admin dashboard. We have what? Product dashboard. Give me a second. Okay. So, we have the product list table, which we have the category as well. So I think, no, not this category. We want a category uh, list here on this page. So I'm just going to do one thing. Product table, not a product table. We have to go inside the page first. So product dashboard. Yes. And here, all categories. ठीक है. ओके, तो देखो ऑल कैटेगरीज डिस्पैच हो रहा है. तो मैं क्या करूंगा, ऑल कैटेगरीज जो है वो किसमें कैटेगरी लिस्ट में डिफाइंड थे ना, तो एक बार मुझे रिडक्स स्टोर देखना पड़ेगा. और ये कौन सा था, कैटेगरी रिड्यूसर. ठीक है, और कैटेगरी रिड्यूसर, कैटेगरी लिस्ट. तो मैं जाता हूँ किसमें, प्रोडक्ट डैशबोर्ड के अंदर कॉस्ट कैटेगरी लिस्ट इज इक्वल टू यूज सेलेक्टर state dot category reducer dot category list. और ये जो कैटेगरी लिस्ट मिल रही है, इसको ये जो सेलेक्ट है जो यूज करा हुआ है, एक रिड्यूस एक कर दो चाइल्ड डेटा नाम का. ये हर जगह से कॉमन क्रॉप जाएगा. और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ क्या पास कर दूं बताओ, दिस कैटेगरी लिस्ट. कैटेगरी लिस्ट. अब सेलेक्ट में एक और मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा बताओ, कहाँ गया, प्रोडक्ट डैशबोर्ड, दिस चाइल्ड डेटा. तो इसके अंदर एक चाइल्ड डेटा भी आएगा. और मैं यहाँ पे एक लगा देता हूँ कॉस्ट चिल्ड्रन सेट चिल्ड्रन यूज स्टेट. एक एरे बना देते हैं और एक यूज इफेक्ट लगाते हैं. और इसके अंदर यहाँ पे क्या करते हैं, चाइल्ड डेटा जब प्रॉप डाल देते हैं, डिपेंडेंसी डाल देते हैं.
और यहाँ पे मेरे पास सेट चिल्ड्रन क्या हो जाएगा, सेट चिल्ड्रन दिस आई डेटा, ठीक है। एंड you have to you state effect, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं एक अनचेंज है, और यहाँ पे मैं ये लेता हूँ, अगर चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन डॉट मैप आइटम, आइटम में यहाँ पे मैं रेंडर करूंगा मेन्यू आइटम, और इसका नाम हो जाएगा आइटम डॉट नेम, ठीक है। अच्छा, और वैल्यू भी हमें डायनामिक भेजना है, तो अब हम वैल्यू कहीं से भी भेज रहे होंगे तो हम ऑब्वियसली इसकी जो वैल्यू होगी वो इसकी आईडी जानी चाहिए, तो आइटम की मैं आईडी भेजूंगा, आइटम डॉट आईडी, और ये देख लेंगे, एक कॉमन भी रख सकते हैं। तो अब हमने भेज दिया है product dashboard, product list dot map is not a function because अच्छा सेव नहीं है क्या, हमने शायद वहां सेव नहीं करा है। प्रोडक्ट डैशबोर्ड के अंदर कुछ फट रहा है, प्रोडक्ट लिस्ट डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट्स की एपीआई चल नहीं रही होगी। एपीआई फट रही है क्या कोई, एपीआई में डेटा नहीं आ रहा है। अब एपीआई में डेटा नहीं आ रहा है, ये कोई एपीआई हमारी 304 आ रही है। सर्वर भी क्लोज करते हैं फिर से, क्योंकि एपीआई फट रही है यहाँ से, कोई इशू नहीं है, बस एपीआई प्रॉब्लम है। एक बार फ्रंट एंड को भी क्लोज कर देते हैं, npm स्टार्ट, ठीक है, नाइस। प्रोडक्ट डैशबोर्ड, प्रोडक्ट लिस्ट डॉट मैप, प्रोडक्ट की एपीआई क्यों नहीं चल रही है, हमने कुछ करा है क्या गेट प्रोडक्ट्स में, अच्छा 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 अच्छा, इसमें कुछ छेड़छाड़ तो हो रहा था ना, देखते हैं
कंट्रोलर, प्रोडक्ट कंट्रोलर। हाँ, गेट प्रोडक्ट्स में हमने कुछ छेड़छाड़ तो किया था। ठीक है। रिटर्न आइटम्स हमने भेजा है। अच्छा, कैटेगरी आईडी अब आया प्रोडक्ट्स। हमारा प्रोडक्ट में ये चेंज नहीं हुआ है, तो मैं देख लेता हूँ कहाँ से था। प्रोडक्ट डैशबोर्ड, प्रोडक्ट टेबल, प्रोडक्ट डायलॉग, सेलेक्ट। अच्छा, हमने ये चेंज नहीं किया है ना, ये नहीं हटाया, तो ये हटा देते हैं और एक कंट्रोल लगा देते हैं यहाँ पे। चिल्ड्रन, ओके, मैप तो नहीं हुआ है बट चिल्ड्रन में डेटा आ रहा है। तो हो सकता है कि हमने आइटम डॉट मैप क्या किया था यहाँ पे, आइटम डॉट नेम। तो अगर चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन को मैप कर दो। आइटम डॉट नेम, आइटम डॉट आईडी, आइटम डॉट अगर चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन को मैप करो। मैं कंसोल लगा के चेक कर लूं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं रिटर्न नहीं कर रहा हूँ। हम्म, रिटर्न, देखो तो करली ब्रेसेस सही जगह पे है क्या चिल्ड्रन? ये रुक जाओ,
आउट हो गया। अगर चिल्ड्रन है, चेंज है ना, चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन डॉट मैप आइटम रिटर्न इन्वेस्टर आईडी। हाँ, वो GSX रिटर्न नहीं कर रहे थे तो वो इशू था, तो मैं GSX रिटर्न करना होता है, तो नाउ यस इट हैव ऑल दी आइटम्स। सो ठीक है, ये तो हमारा, अब हम सेलेक्ट करते हैं तो एक बार सेलेक्ट डेटा में क्या जाता है तो ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो पहले तो मुझे हैंडल सेलेक्ट चेंज भी भेजना पड़ेगा। तो अब देखो ये जो डेफिनेशन है यहाँ पे, अगर आप एडमिन डैशबोर्ड में देख रहे होगे तो हैंडल सेलेक्ट चेंज जो है एक सेट सेलेक्टेड डेटा को रखता है, तो हम भी सेम स्टेट अपने उस पेज से भी डिफाइन कर लेते हैं प्रोडक्ट डैशबोर्ड से। तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। उसके बाद ये हैंडल सेलेक्ट चेंज है, तो ये एक फंक्शन हमने बना दिया। अब हमें कुछ नहीं करना है, ये जो है जब प्रॉप है ये पास कर देनी है। तो सेलेक्ट के अंदर सेलेक्ट कहाँ गया, प्रोडक्ट डैशबोर्ड, हाँ, हैंडल सेलेक्ट चेंज और सेलेक्ट डेटा, सेलेक्ट डेटा इज इक्वल्स टू सेलेक्ट डेटा, ये हमने भेज दिया यहाँ से। अब एक बार सेलेक्ट डेटा को चेक करते हैं कंसोल लगा के, कंसोल डॉट लॉग सेलेक्ट डेटा, सेलेक्ट डेटा। अब देखते हैं, अभी तो आई थिंक सेलेक्ट डेटा ओके, क्योंकि हम आईडी पास कर रहे हैं तो आईडी ले रहा है। अगर नेम पास करोगे तो नेम लेगा। तो व्हाट यू कैन डू, ठीक है, आईडी के बिहाफ पे कर लो या नेम के बिहाफ पे कर लो। तो मैं नेम के बिहाफ पे कर देता हूँ, क्योंकि वहां पे यूजर रोल वाले में कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। तो मुझे कुछ नहीं करना है, बस एक बार सेलेक्ट में जाना है और इसकी वैल्यू जो हम आइटम डॉट आई डी भेज रहे हैं वो वैल्यू आइटम डॉट आई डी ना भेज के क्या भेज देंगे, नेम भेज देंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अगर ये कंपोनेंट वहां से कॉल हो रहा होगा तो उसकी भी रेंडरिंग मैं एक बार देख लेता हूँ। तो मैं जाता हूँ यूजर डैशबोर्ड पे, तो यूजर डैशबोर्ड नहीं था ना, एडमिन डैशबोर्ड था वो, एडमिन डैशबोर्ड पे। और यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है बिकॉज आई थिंक यहाँ पे हमने मैपिंग सेलेक्ट में तो मैपिंग की हुई है, बट यहाँ से हम प्रॉप भेज नहीं रहे हैं। तो अगर आप एडमिन डैशबोर्ड में जाओगे तो हमने सेलेक्टेड डेटा तो भेजा है, बट जैसे हमने प्रोडक्ट डैशबोर्ड से ये भी भेजा था चाइल्ड डेटा जो मैप करके देगा, तो ये चाइल्ड डेटा यहाँ से भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो मैं एक एरे बना के प्रोवाइड कर देता हूँ। तो मैं किस में जाऊंगा, एडमिन डैशबोर्ड में, क्योंकि सेलेक्ट में 0 और 1 ही है तो मैं एक एरे यहाँ डिफाइन कर देता हूँ ऊपर टॉप पे, कॉन्स्ट चाइल्ड डेटा इज इक्वल्स टू एक एरे, और एरे के अंदर ऐसा करते हैं कि
what I can pass two names, admin और what, तो और यूजर। मान लो कि वो एडमिन को सेलेक्ट करता है, एडमिन को सेलेक्ट करता है तो हम 0 इंडेक्स भेज देंगे, और अगर यूजर सेलेक्ट करता है तो 1 इंडेक्स भेज देंगे। तो मैं यहाँ से चाइल्ड डेटा भेज देता हूँ एज ए प्रॉप, चाइल्ड डेटा इज इक्वल्स टू ये चाइल्ड डेटा, क्योंकि आप प्रॉप जो डिफाइन करोगे वो भेज दिया आपने प्रॉप। अब सेलेक्ट में वहाँ चाइल्ड डेटा मिल जाएगा तो मैप हो जाएगा। तो लेट मी चेक। ओके, तो अब वहाँ प्रॉब्लम क्या है कि जो मैपिंग हुई है सेलेक्ट के अंदर, अगर तुम देखोगे यहाँ पे तो आइटम डॉट नेम पे हुई है, आइटम डॉट नेम पे हुई है। बट आप एरे जब भेज रहे होगे तो एक आइटम निकलेगा तो उस पर सीधा स्ट्रिंग मिल रहा है, मतलब नेम नहीं मिल रहा है इस वाले एरे में। इस वाले एरे में ये जो एडमिन डैशबोर्ड से हमने जो एरे पास किया है, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आइटम डॉट नेम पे मिले। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा कि ये मैं ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। पहले ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, नेम, और नेम क्या भेजना है बताओ, एडमिन। और ये तो पहला ऑब्जेक्ट है, और दूसरा ऑब्जेक्ट भेज देता हूँ मैं नेम। ये नेम क्या है बताओ, यूजर। ठीक है, अब देखते हैं। हाँ देखो, एडमिन और यूजर हम सेलेक्ट कर पा रहे हैं, और बढ़िया है। और अगर अब हम यहाँ जाएं किस पे, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डैशबोर्ड पे, तो रोल के अंदर हमारे, देखो रोल के अंदर हमारे डिफरेंट वर्ड चिल्ड्रन मैप हो रहे हैं, और वहां पे दूसरे डिफरेंट चिल्ड्रन मैप हो रहे हैं। तो दैट इज समथिंग जो कि तुमने रीयूजेबल बना लिया है, तुमने वैल्यू को हैंडल कर लिया है, तुम उसके डेटा को हैंडल कर रहे हो पेज से, और कंपोनेंट पे सिर्फ प्रॉप देके उसको हैंडल कर रहे हो, मतलब उसको रीयूजेबल बना रहे हो। बस वो डेटा के हिसाब से वो अपने आप को चेंज कर लेगा। तो आपने ये हैंडल करा है, इसको रीयूजेबल कंपोनेंट बनाया है कि आपने ये प्रॉप्स भेज के डिफरेंट कंपोनेंट से ये चीजें हैंडल कर रहे हैं। आप बहुत सारे रीयूजेबल कंपोनेंट ऐसे स्विच केसेस पे भी बना सकते हैं कि भैया ये एक कंपोनेंट बना दिया कि अगर इनपुट, अगर ये प्रॉप्स आएगा तो तुम्हारा जो इनपुट है उसका कलर ऐसा दिखना चाहिए, ये प्रॉप्स आएगा तो उस पर ये कलर दिखना चाहिए। वैसे स्विच केसेस भी आप हैंडल कर सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, या सो अब जैसे यहाँ पे मैं फुटवेयर लेता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि अब जो गेमिंग एसेसरीज है तो रोल में गेमिंग एसेसरीज जाए, और ये फिर फिल्टर करके लेके आए। ठीक है, तो तो अब मैं अपनी एपीआई में चेंज कर देता हूँ कि अगर मैं चेंज किया, अब देखो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ देखो कि तुम्हारे जो प्रोडक्ट डैशबोर्ड पे है, यहाँ पे चाइल्ड डेटा और सेलेक्टेड डेटा में वो डेटा मिल रहा होगा। अगर तुम यहाँ चेक करोगे तो सेलेक्टेड डेटा में जो भी तुमने सेलेक्ट करा है वो वैल्यू गेट कर पा रहे होगे। तो हाँ देखो, गेमिंग एसेसरीज ये नेम आप गेट कर पा रहे हो। तो ये सेलेक्ट डेटा आप यहाँ से अपनी जब ऑल प्रोडक्ट्स की एपीआई डिस्पैच करते हो तो फिर डिस्पैच करो, और वहां पे फिर तुम उसके पैरामीटर में ये पास करो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक यूज इफेक्ट लगाऊंगा, और इसके अंदर डिपेंडेंसी में मैं पास कर दूंगा ये सेलेक्ट डेटा। भैया जब जब सेलेक्ट डेटा चेंज होगा तुम कॉल हो जाना, और मैं डिस्पैच कर दूंगा ऑल प्रोडक्ट्स, और इसके अंदर ये टोकन तो जाएगा ही,
साथ में तुम्हें ये सेलेक्ट डेटा भी भेजना है। ठीक है भाई, तो आपने भेज दिया, अब आपको एपीआई में भी चेंज करना पड़ेगा। तो ऑल प्रोडक्ट्स में जाइए और यहाँ पे आपने एक रिक्वेस्ट बनाई है, तो यहाँ आप सेलेक्ट डेटा भी लो और यहाँ पे तुम एक बना दो, हेडर्स में है ऑथराइजेशन टोकन, क्वेरी पैरामीटर्स में भेजोगे तो यहाँ से तुम डॉलर डॉलर और यहाँ ना नेम दे दो, डॉलर सेलेक्ट डेटा ही भेज दो सीधा। शिपिंग, हाँ हम इससे भेजेंगे। माध्यम ये भेज दो, कैटेगरी इज इक्वल टू सेलेक्टेड डेटा। ठीक है, ठीक है। और अब आपको यहाँ जो ये कैटेगरी आपने भेजा है, ये प्रोडक्ट कंट्रोलर में यहाँ गेट कर लो कि अगर कैटेगरी मिल रहा है, इस कैटेगरी तो आइटम डॉट कैटेगरी डॉट नेम से मैच करा देता हूँ मैं। ठीक है, अब तो ये पेड हो गई। क्या, तो हेडर तो सही सेट हो रहा है, बट कैटेगरी में अभी भेजा नहीं है मैंने। प्रोडक्ट लिस्ट डॉट मैप, एपीआई, अच्छा ये कैटेगरी की है। प्रोडक्ट की एपीआई हिट भी हो रही है। ओके, तो मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा इसकी हैंडलिंग की भैया। इफ इफ सेलेक्ट डेटा, अगर सेलेक्ट डेटा है then only make a request with this। ठीक है, और then dispatch this if else
simply dispatch this but without this. ठीक है, डेटा आ चुका है और अब मुझे अपना ईपीआई टेस्ट करनी है, इट इज वर्किंग और नॉट। तो मैं रोल लेता हूँ गेमिंग एसेसरीज। ओके, जैसे मैंने रोल लिया, गेमिंग एसेसरीज भेजा, रिव्यू मेरा एम्प्टी आ गया, प्रोडक्ट लिस्ट फट गई। तो कैटेगरी गेमिंग एसेसरीज, अच्छा एक्चुअली जो हमारे बीच के अंडरस्कोर को ना ये परसेंट काउंट कर लिया है, दैट्स वाई। चलो मैं दूसरा एक बार चेक करके देख लेता हूँ, वो मैं चेंज कर दूंगा। अगर मैं एसेसरीज ही करता हूँ तो एसेसरीज में डेटा रिस्पॉन्स में नहीं आया। ठीक है, तो ये हमारी ईपीआई की प्रॉब्लम है। तो एक बार मैं ईपीआई टेस्ट कर लेता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। तो ये प्रोडक्ट कंट्रोलर है और मैं यहाँ पे कैटेगरी को जस्ट फिल्टर्ड आइटम्स में प्रोडक्ट रख दिया। तो मैं चलो कैटेगरी को कंसोल करके ये फिल्टर्ड आइटम पे कंसोल लगाता हूँ। तो कंसोल डॉट लॉग फिल्टर्ड आइटम्स, ये रहा फिल्टर्ड आइटम। ठीक है, तो मैं एक बार कंसोल देखता हूँ फिल्टर्ड आइटम्स। फिल्टर्ड आइटम्स तो आ रहे हैं बट ये इनिशियल है। कंसोल डॉट लॉग कैटेगरी कैटेगरी डॉट नेम तो मिल रहा है, चलो कोई नहीं, इसको ये प्रोडक्ट लिस्ट, ये इसमें कोई छोटा सा ये होगा, बग होगा तो देख लिया जाएगा इसको। ठीक है, तो फ्रॉम नेक्स्ट आई एम गोइंग टू जस्ट, तुम लोग भी एक डमी इस पे बना लेना डिजिटल ओशन पे अकाउंट। और इससे क्या होगा, हम इस पे डिप्लॉय करने वाले हैं डिजिटल ओशन पे। तो ये तुम्हें कुछ अमाउंट देता है, क्रेडिट करता है। तो अगर तुम अपने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स ऐड कर दोगे तो तुम्हें कुछ अमाउंट्स मिल जाएंगे। तो इसमें ये ऐसे फ्री है, होस्टिंग फ्री है, तो तुम्हें कोई ज्यादा अमाउंट कटता नहीं है। बट फिर भी एक बार तुम लोग गूगल से साइन इन कर लेना और उसके बाद मुझे बताना। तो थिंक मेरा अकाउंट होगा इस पे। तो ठीक है, कल ही मैं लॉगिन करके दिखाऊंगा। तो एक बार देखना इसके बारे में, डिजिटल ओशन पे डिप्लॉयमेंट कैसे करते हैं एक डायनामिक वेबसाइट की। तो इससे बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। डिजिटल ओशन एक प्लेटफॉर्म है जो तुम्हें डायनामिक वेब पेजेस को होस्ट करने के लिए देता है, जिसपे तुम अपनी बैकएंड फ्रंट-एंड दोनों होस्ट कर पाते हो। अभी तक हमने फायरबेस का यूज करा हुआ था फॉर होस्टिंग, बट फायरबेस
हम फायरबेस में यूज करते थे स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट करने के लिए, जहाँ पे सिर्फ HTML CSS और या नॉर्मल जावास्क्रिप्ट की साइट्स को होस्ट करने के लिए हम फायरबेस की स्टैटिक होस्टिंग यूज करते थे। रिएक्ट की स्मॉल प्रोजेक्ट्स जिसमें कोई भी डायनामिक हैंडलिंग नहीं होती थी, जो डेटाबेस इंटरेक्शन नहीं करता था। तो बट अब हम डायनामिक वेबसाइट की होस्टिंग कल करेंगे, और कल प्रोबेबली कल कंप्लीट भी कर लेंगे। डायनामिक होस्ट कैसे होस्ट करना है, कैसे कमांड चलाना है, वो वीडियो काम का होगा। जब भी तुम्हें होस्ट करना हो तुम रेफरेंस ले सकते हो। यस, तो apart from that everything is all right. And then we are in next week we are going to cover uh, data structure and algorithm, उनके algorithms क्या होते हैं, data structures, interview questions पे discussion करेंगे। वो क्या था, ठीक है। अभिषेक बता रहे हो? अभिषेक, प्रतीक, प्रेजेंट सर। अच्छा हाँ, होस्टिंग से रिलेटेड, होस्टिंग नहीं, आई मीन कोड पुश करने में ना यार, मैंने ऐप पासवर्ड भी चेंज करके मैंने पुश करने की कोशिश की, पता नहीं क्रेडेंशियल्स ले क्यों नहीं रहा है। तो आई हैव टू चेक, एक बार वो रिजॉल्व हो जाए तो मैं पुश कर दूंगा। करना ही पड़ेगा क्योंकि कल डिप्लॉयमेंट करना है, तो कल हमें एक नई रेपो बनानी पड़ेगी, फ्रंट एंड की अलग, बैक एंड की अलग, दोनों सेपरेट रहेंगे। और हमें पूरी डॉट एक सर्वर की फाइल फ्रंट एंड में बनानी पड़ेगी, जिसके अंदर हमारी स्क्रिप्ट जो प्रोडक्शन पे जैसे वो सर्वर पे जाएगा तो वो स्क्रिप्ट चलेंगी, इंस्टेड ऑफ तुम्हारे जो पैकेज डॉट जेसन के स्क्रिप्ट होते हैं। जो पैकेज डॉट जेसन में होते हैं ना स्क्रिप्ट, npm start, npm run dev, ये सब डेवलपमेंट स्टार्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। बट जो प्रोडक्शन के स्क्रिप्ट है वो चेंज हो जाते हैं, तो हमें एक सर्वर डॉट जेएस फ्रंट एंड पे भी बनानी पड़ेगी, जिसके अंदर जो हम स्क्रिप्ट लिखेंगे वो स्क्रिप्ट क्या करेगा, सीधे तुम्हारे बिल्ड को टारगेट करेगा। तो उसके बाद हमारी एक कमांड चलेगी npm run build, जो तुम्हारी एक ऑप्टिमल तुम्हारे प्रोजेक्ट की एक वो बना देती है, बंडल बना देती है बहुत कम MB में, जो जाके सर्वर पे डिप्लॉय होता है। क्योंकि तुम सारे प्रोडक्ट को जाओगे डिप्लॉय करने नोड मॉड्यूल्स के साथ, तो वो 5 GB 6 GB का हो जाएगा। तो इसलिए हम उसको बिल्ड बना के वेब पैक के थ्रू हम उसको सर्वर पे डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, सर्वर का मतलब बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों के अलग अलग फोल्डर बनाने पड़ेंगे। यस 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 यस। तो फोल्डर से कैसे अलग अलग करेंगे? फोल्डर स्ट्रक्चर तो अलग ही है ना हमारा, फ्रंट एंड तो एक अपने अलग अपने डायरेक्टरी में चल रहा है ना, तो फ्रंट एंड वहां से हटा लो। मेन फोल्डर तो अलग करना पड़ेगा ना। मेन फोल्डर को क्या अलग करोगे तुम, एक बार फ्रंट एंड को जाओ, फ्रंट एंड को टारगेट कर दो, गिट पे पुश मार दो, और एक बार फ्रंट एंड को डिलीट करके बैक एंड पूरा प्रोजेक्ट पुश कर दो। अभी भी तुम सेपरेट ही चल रहा है ना, ऐसा कोई भी हैंडलिंग थोड़ी है कि जो हम फ्रंट एंड का कोई भी कोड हमने बैक एंड की किसी फाइल में लिखा है, दोनों अलग हैं। तो दैट इज द पावर ऑफ एपीआई ना, कि एपीआई यही तो करता है कि तुम्हें दोनों को सेपरेट करने का टाइम देता है कि भैया तुम इस एपीआई को कहीं और भी यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, भावेश, भावेश। प्रेजेंट सर। सर अमन मेरा कुमार, लगा दिया क्या? प्रतीक बोल रहा हूँ। हाँ सर प्रतीक लग गया। अमन कुमार सिंह, प्रेजेंट सर, कल भी प्रेजेंट थे सर। ठीक है। विनय प्रताप, विनय प्रताप। सागर मधोक, वराज संतोष, कोमल तिवारी, प्रेजेंट सर, कल भी थी सर। ओके। कुमारजीत, चंदन कुमार, हिमांशी, प्रेजेंट सर, कल भी प्रेजेंट थी। दुपाती, भावना, प्रेजेंट सर। जय किशन पांडे, अफजल अकबर शाह, प्रेजेंट सर। प्रकाश दास, प्रेजेंट सर। सुजॉय, सुजॉय, निखिल त्यागी, औसफ अनवर,
आशीष रॉय, आशीष रॉय, केशव, Present, sir. On yesterday also, sir. okay, विजयराज सिंह, विजयराज सिंह, आशुतोष सिंह, यस सर। शांतनु, अरे कहाँ गया? प्रेजेंट सर। मोहम्मद सालिद, संतोष तिवारी, Yes, sir. आशुतोष गुप्ता, प्रेजेंट सर, कल भी था। ठीक है, निखिल रदाकर, निखिल रदाकर, विद्या, प्रेजेंट सर। हाँ निखिल लग गया तुम्हारा। विद्या कल भी प्रेजेंट है आप? हाँ सर। अथांग, कुणाल सिंह राजपूत, सर अथांक ने मैसेज किया था ग्रुप में कि मेरा अटेंडेंस लगवा देना, मैं हॉस्पिटल में हूँ जरा। ठीक है, कुणाल सिंह राजपूत, कुणाल सिंह राजपूत, निमिष शर्मा, सत्यजीत पांडा, विपिन कुमार, आयुष कुमार शाह। ठीक है गाइस। हाँ तो कल स्टार्टिंग में अपन और का yes, अटेंडेंस थोड़ा लगा दीजिएगा सर, मेरा थोड़ा नेटवर्क स्लो हो गया था, उसकी वजह से मैंने कट ऑफ किया था। तो कल कल भी स्टार्टिंग में देख ठीक लीजिए है भाई। जी। तो कल स्टार्टिंग में अगर प्रोजेक्ट से रिलेटेड या कोई भी फंक्शनैलिटी से रिलेटेड तुम्हें कुछ भी पूछना हो तो एक ओपन सेशन रहेगा 20-25 मिनट का, जिसके अंदर आप लोग कुछ भी पूछ सकते हो। अगर कोई इश्यूज भी तुम्हें डिस्कस करने हो तो कर सकते हो। ओके सर। ओके सर सर। अभी तो Okay, सबसे guys. बड़ा इशू ही हमारे साथ है। वो जो कोड नहीं डिप्लॉय हुआ है लास्ट वाला, मतलब आपने जो भी नहीं भेजा है। अच्छा गिटहब वाला ना हाँ यार, ये सॉल्यूशन मुझे भी कल के पहले करना ही होगा, बिकॉज विदाउट डिप्लॉयमेंट फिर हम गिटहब पे पुश नहीं कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली मुझे भी करना है, ये कैसे भी मैं करके आज तुम्हें बताता हूँ, प्रोबेबली कल तक तो कर ही लेंगे। ठीक है गाइस, ओके। ओके सर, ओके सर। गुड नाइट। इसीलिए आज मैंने डिप्लॉयमेंट करा भी नहीं, रीजन वही था। चलो ओके ओके, सर। बाय। ओके। हेलो श्यान, हाँ भवेश भाई। यार आप मुझे एक काम करोगे कि यार मेरा क्या लैपटॉप का स्क्रीन डैमेज हो गया, तो आप अपना मेरे को गिटहब का वो शेयर करोगे क्या? तो मैं वहां से कोड को पुल ले लूँ, तो मैं भी क्या पीसी पे वर्क करूँ। हमने ना साल वाले जितना भी ई कॉमर्स है, इसका कभी हमने फुल लिया ही नहीं है। ऐसा नहीं लिया मतलब क्या? फुल कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, कुछ भी नहीं किया क्या? नहीं, एक्चुअल में हम ना साथ ही साथ अपना भी प्रोजेक्ट्स वगैरह कुछ स्टार्ट करते तो चल रहे थे। इनफैक्ट हम आज से स्टार्ट करने वाले ही हैं। बट अच्छा, जो पहले के प्रीवियस है ना, कहीं तो प्रीवियस रिपोजिटरी का पुल लेकर के वो हम आपको भेज देंगे। जब ट्राई करना होने का क्या है, मैं अब जब तक वो नहीं होगा मेरा रिपेयर, तो जब तक मेरे को और किसी सिस्टम पे करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं क्लोन कर पाऊंगा ना सर का होगा तो। अब मेरा वाला तो खुद का भी मतलब काफी डिफरेंट बनाया था मैंने, कंप्लीट था सर से, ओवर इफेक्ट्स वगैरह, स्टाइलिंग वगैरह, हम्म, सब कुछ डिजाइन करके साथ के साथ चल रहा था मैं। हाँ इसीलिए नहीं, हमने तो अभी स्टार्ट इसीलिए नहीं किया था क्योंकि हम फ्रंट एंड पे ही वर्क कर रहे थे। इनफैक्ट आज से हम स्टार्ट करने ही वाले हैं अपना ये फॉर्म वाला पूरा। अच्छा, आज से स्टार्ट करोगे क्या आप ई कॉमर्स बिल्ड करना? हाँ, चलो ठीक है, अब मैं ट्राई करता हूँ क्योंकि कि कल बीच सर को। में थोड़ा सा मेरा वही मतलब जॉब स्विच की थी ना, तो उसमें हाँ भी थोड़ा सा उसके वहाँ भी ट्रेनिंग और मॉड्यूल्स वगैरह वो थे, बीच में से करने का कोई फायदा ही नहीं था। हम अपने फिर उसी ठीक है। जेड़ा से प्रोजेक्ट मिले थे, उन सबको हाँ कवर करते हुए चल रहे थे।
हाँ, नहीं मेरे को भी यही है कि मतलब अब कल सर पुश कर देना कोड, तो मैं उसको क्लोन करके जब तक नए सिस्टम पे वर्क तो कंटिन्यू कर पाऊंगा ना। हाँ इस वजह से मेरा ये मेन कंसर्न है। और हम मैंने चेक करते हैं कि ये अगर काफी ग्रुप पे टाइम किसी का और होता है, किसी और पे होता है तो करवा लेते हैं। हिमांशी ठीक से एक है, बार पूछ लेते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर कल सर को ही बोलेंगे, सर कल तक कर ही देंगे सर पुश, वैसे बोल रहे हैं ना, हाँ तो फिर कल क्लोन करके फिर वैसे करूंगा। चलो, ठीक है, थैंक यू। वेलकम।